नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ साथ 5 राज्यों की 15 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और 1 लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। महाराष्ट्र में करीब 59% पोलिंग हुई है और झारखंड में करीब 68% वोट डाले गए। दोनों राज्यों में माहौल गर्म था, लेकिन वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई। कहीं से किसी तरह की हिंसा या तनाव की कोई खबर नहीं आई। लेकिन यूपी में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वोटिंग सिर्फ 9 असेंबली सीटों पर हो रही थी, लेकिन इनमें से 6 सीटों पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ, मारपीट हुई, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, पथराव की तस्वीरें आई। हालात ये हो गए कि कुंदर की असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर चुनाव रद्द कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोट के लिए खोट से चुनाव जीतने का कोशिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कई पोलिंग स्टेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। इल्जाम लगाया कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोक रही है। आरोप लगाया कि पुलिस बुर्का हटाकर आइडेंटिटी कंफर्म कर रही है, आई कार्ड जब्त करके वोटर्स को पोलिंग बूथ से भगा रही है। इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी की शिकायत पर क्या एक्शन लिया? आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कितना फसाना था, कितने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ और पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगे मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर क्या कहा, यह सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन किसी भी इलेक्शन में पोलिंग के बाद लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है यह जानने में कि लोगों ने आखिर किसको वोट दिया, कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, और यह जानने का एक ही पैमाना है, एग्जिट पोल्स। लेकिन एग्जिट पोल्स हाल ही में इतनी बार गलत साबित हो चुके हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। आज 4 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स सामने आए हैं। मैं आपको सभी के फिगर्स दिखा देता हूं। मोटे तौर पर ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात पर एकमत है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यूपी के बाई इलेक्शन के बारे में भी 2 एग्जिट पोल आए हैं। वो कहते हैं कि यहां बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगी। क्योंकि सिर्फ 9 सीटें हैं तो किसी ने बीजेपी को 5 सीटें दी हैं तो किसी ने 7। अब असलियत तो 23 तारीख को ही पता चलेगी, लेकिन मैं आपको इन सारी एजेंसीज के एग्जिट पोल एक एक करके दिखा देता हूं और उन सबका एवरेज भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। महाराष्ट्र को लेकर सारे के सारे एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उनके खाते में जो अन्य लोग हैं 18 से 23 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में महायुति को क्लियर मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है। मेट्राइज ने महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान दिखाया गया है। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें, एनडीए को 126 से 146 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें दी हैं। पीपल्स प्लस, इसका एग्जिट पोल सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें महायुति की एक तरफा महाजीत का अनुमान लगाया गया है। महायुति को 175 से 195 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी इस एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 85 से 112 सीटें ले पाएगी। अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने की संभावना पीपल्स प्लस ने जताई है। एक और एग्जिट पोल है चाणक्य स्ट्रेटेजीज का। इस एग्जिट पोल में महायुति को 152 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें दी गई हैं। छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के सर्वे में महायुति को 150 से 167 सीटें दी गई हैं। महाविकास आघाड़ी को 107 से 125, जबकि अन्य को
13 से 14 सीटें मिलने की संभावना है। अगर इन सारे के सारे एग्जिट पोल को मिलाकर इनका एवरेज निकाला जाए, औसत देखा जाए, तो महाराष्ट्र में महायुति को कम से कम 149 और ज्यादा से ज्यादा 165 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से ज्यादा है। पोल ऑफ पोल्स में महाविकास आघाड़ी 114 से 132 के बीच सीटें पा रही है, ऐसी संभावना दिखाई गई है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। और अब बात करते हैं झारखंड की। ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में कांटे की टक्कर का अनुमान जता रहे हैं। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने का दावा कर रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड की 81 सीटों में एनडीए को 25 और इंडिया अलायंस को 53 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं वो सारे के सारे इसके बिल्कुल उलट नतीजों का दावा कर रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को 42 से 47 और इंडिया अलायंस को 25 से 30 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पी मार्क के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक एनडीए को 31 से 40 और इंडिया अलायंस को 37 से 47 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन पीपल्स प्लस और जेवीसी के सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। पीपल्स प्लस के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53 और इंडिया अलायंस को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 40 से 44 और इंडिया अलायंस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर झारखंड के सारे एग्जिट पोल्स का एवरेज निकाला जाए तो यहां कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 36 से 46, इंडिया अलायंस को 34 से 40 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ सबकी नजर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन के नतीजों पर भी है। यूपी के बारे में सिर्फ 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं और दोनों ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जादू है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जेवीसी के एग्जिट पोल के नतीजे भी ज्यादा अलग नहीं है। इसमें बीजेपी और साथी दलों को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि आजकल एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी काफी कम है। हमारे देश में जब लोकसभा चुनाव हुए और जब हरियाणा का चुनाव हुआ, दोनों जगह एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, उनके अंदाजे गलत निकले। अमेरिका में भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, सब गलत साबित हुए। ट्रंप ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन तो भी एग्जिट पोल में दर्शकों का इंटरेस्ट तो बना रहता है। जो फिगर्स मैंने आपको दिखाई उनके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके साथी दलों की सरकार बन सकती है। लोकसभा चुनाव में इसका उल्टा हुआ था। वहां महाविकास आघाड़ी ने ज्यादा सीटें हासिल की थी, इसलिए जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो बीजेपी वाले अलायंस की जीत मुश्किल मानी जा रही थी। लेकिन शिंदे सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स का मेला लगा दिया और फिर लोग कहने लगे कि हवा बदल गई है। अगर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल सही निकले तो यह बात सही साबित हो जाएगी। इसी तरह झारखंड में जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तो लोग कहते थे यह बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी, विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को सिंपैथी वोट मिलेगा। और यह सिर्फ एक एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी एग्जिट पोल्स में यह रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर बाकी के एग्जिट पोल साबित होते हैं सही तो लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार से जनता नाराज थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम किया। और दूसरी बात है कि इस बार बीजेपी ने मजबूत संगठन बनाया, मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए कांटे की टक्कर है। हो सकता है बीजेपी को फायदा मिले, लेकिन ये सब अटकलें हैं, स्पेकुलेशन है। 23 तारीख को असल में पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, किसकी सरकार बनी किसकी सरकार गई। यूपी में जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए।
इसमें हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी यहां हर क्षेत्र में घमासान देखने को मिला। हर जगह हंगामा हुआ, मारपीट हुई, आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चला और उसकी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मीरापुर में हालत यह होगी कि पुलिस पर पथराव करी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अफसरों को पिस्टल निकालनी पड़ी, लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल यह थी कि पथराव करने वाली भीड़ ने महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं ने पुलिस से कहा कि बंदूक सिर्फ दिखा सकते हो लेकिन गोली चला नहीं सकते, क्योंकि फायरिंग के आदेश नहीं है, इसलिए डराने की कोशिश मत करो। अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को डराने की कोशिश कर रही है और उन्हें धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। चलो चलो ये तस्वीरें मीरापुर के ककरौली इलाके की हैं। हुआ ये कि आज सुबह जब मीरापुर सीट पर वोटिंग शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ककरौली में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग कराने का इल्जाम लगा रहे थे। इसे लेकर विवाद बढ़ा तो दोनों पार्टियों के समर्थक हंगामा करने लगे। पुलिस ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की तो दोनों ही पार्टियों के सपोर्टर्स ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ और इसके बाद पुलिस फोर्स और बुलाई गई। पथराव कर रही भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। इससे हंगामा कर रहे लोग तो भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाएं वोटर कार्ड लेकर आगे बढ़ने लगी और पुलिस पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाने लगी। ककरौली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने महिलाओं को वहां से जाने को कहा तो महिलाओं ने गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने महिलाओं को चेतावनी दी, अगर आप लोग घर नहीं जाएंगे, हंगामा नहीं रोकेंगे तो गोली चलानी पड़ेगी। चलो चलो एक तरीके से एक टारगेट नहीं किया जा रहा, तो और क्या किया जा रहा है मुझे बताइए आप। बताओ क्या किया जा रहा है, ये बताइए आप। कि आईडी है, सारी चीजें हैं, वोट है, लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं। ग्राम ककरौली में फोर्स देखिए आप, फोर्स का क्या आलम है। जिस तरीके से यहाँ पर वोटरों को परेशान किया जा रहा है, मतलब आज जो है मतदान का दिन है, लोगों को एक आजादी है इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, लेकिन इस लोकतंत्र में एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जहां वोट पड़ रही है वहां पर प्रशासन ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, वोट नहीं डालने दे रहे लोगों को। अरे भाई, चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, ऐसे प्रमाण पत्र थमा देते। मीरापुर में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत समाजवादी पार्टी ने भी की है और बीजेपी ने भी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पुलिस के जरिए लोगों को वोट डालने से रोका गया और बीजेपी का आरोप है कि मीरापुर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने फर्जी वोटिंग कराई। बीजेपी ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि फर्जी वोटिंग के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, उन्हें मदरसों में ठहराया गया और बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरह से वोटिंग में गड़बड़ी के इल्जाम लगाए गए और इस बीच हंगामा भी हो गया, तो पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुए। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके पोलिंग बूथ के पास हंगामा कर रहे लोगों को हटाया और इसके बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा, कहीं किसी को वोट डालने से नहीं रोका गया है। जहां तक ककरौली इलाके में हंगामे का सवाल है, तो वहां दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर में वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यूपी में जिन 9 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें सबसे ज्यादा 57% पोलिंग मीरापुर में ही हुई है। इसके बाद भी हंगामा हुआ। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हाजी रिजवान पुलिस से टकरा गए, नोकझोंक हो गई।
असल में हाजी रिजवान आज वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस की चेकिंग और बैरिकेड देखकर भड़क गए। हाजी रिजवान ने पुलिस वालों से पूछा बैरिकेड क्यों लगाया गया है और पुलिस के लोग मतदाताओं का पहचान पत्र क्यों मांग रहे हैं। आईडी देखना तो मतदान अधिकारी का काम है, फिर पुलिस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। आप तुम कौन हो? कुंदरकी के सीकरी गांव में भी यही हुआ। हाजी रिजवान वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पर लोगों को डराने, धमकाने और वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। इस बात पर वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस ने हाजी रिजवान से साफ साफ कहा कि वो वोटिंग के काम में फिजूल के आरोप लगाकर लोगों को भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि पुलिस भी देख रही है कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। जो हमने खेप पकड़ रखी है ना, उसकी भी जांच करने लग रहा हूं मैं। अगर जो कोई फर्जी मतदान करेगा ना तो उसका इलाज कर दूंगा मैं। देखते आ रहे हैं हम इतने टाइम से। अगर जो किसी ने इसके बाद हाजी रिजवान ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तमाम पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग के बेबुनियाद आरोप लगाकर वोटर्स को रोका जा रहा है, इसलिए कुंदरकी के चुनाव को रद्द किया जाए और यहां पर फिर से वोटिंग कराई जाए और इस बार यूपी पुलिस की जगह अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाए। जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। इसलिए कोई यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसने जो लाल पर्ची छपवाई थी, वो लाल पर्ची इस बात का सिग्नल थी, इस बात का संकेत थी कि ये वोट पड़ेगा और लाल पर्ची नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा। कुंदरकी में बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर सिंह ने कहा कि हाजी रिजवान बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो खुद जिस गांव से आते हैं वहां भी 70% वोटिंग हुई है। अगर पुलिस वोटर्स को रोकती तो इतने ज्यादा वोट कैसे पड़ते। रिजवान साहब के गांव में 70+ हुआ है पोलिंग। पुलिस ने कहीं नहीं रोका और जब 70% डोमगर में वोट पड़ गया, 70-75, तो पुलिस अगर रोकती तो डोमगर नहीं रोकते। और आपको मैं बता रहा हूँ, डोमघर में भी हम जीत के आ रहे हैं, विधानसभा जीत रहे हैं, लेकिन उनके गांव से भी हम जीत के आ रहे हैं। इतना असंतोष मुस्लिम समाज में था। कुंदरकी में आज जिस वक्त वोटिंग हो रही थी तो वहां इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। हमारे संवाददाता शोएब रजा मुस्लिम इलाकों में गए और तमाम लोगों से बात की। यहां कई मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि कुंदरकी में बहुत से मुसलमानों को आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया, जिससे उन्हें वोट डालने से रोका जा सके। हालांकि जब शोएब रजा ने लोगों से पूछा अगर आधार कार्ड जमा करा दिए तो वोट कैसे डाला, तो इन्हीं लोगों ने कहा कि वोट डालने के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है, वो आई कार्ड लेकर आए और वोट उस पर डाल दिया। मुसलमानों को दबाया जा रहा है तो इसमें ठीक ही क्या है? हर तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आईडियां कट रही हैं, वोट किसी के संभाल कर नहीं हो रहे, आईडियां ले लेकर रख ली अपने पास, तो इसमें सही क्या है? आप लोग कैसे फिर वोट डाल रहे हैं? हमारे तो हैं, हम क्यों देते अपने? हमने तो नहीं दी, औरों को तो ले ली जो आम आदमी है। राशन जब लोगे तो आईडियां दोगे, राशन आईडी नहीं दोगे तो राशन नहीं लोगे, ये हुआ यहाँ पर। राशन नहीं दोगे ये यानी आईडी दोगे तो राशन लोगे और अगर राशन नहीं दोगे तो आईडियां दोगे तो गल्ला लोगे और आईडियां नहीं लोगे तो गल्ला भी नहीं मिलेगा। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। आप क्या बोलूंगी सब कुछ, मतलब डराया जा रहा है लोगों को और सबकी मतलब आईडी छीन ली थी। किसने? थोड़ा ये बताओ कि किसने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने छीनी थी। पुलिस प्रशासन ने आईडी छीनी है जी। और क्या कह रही है पुलिस? कि मतलब आप वोट डालोगे तो आपके साथ ये करा, मतलब साइकिल को वोट डालोगे तो आपके साथ ये होगा, गलत होगा, वो होगा। ये पुलिस कह रही थी जी। कल तक आगे? कल तक हाँ। अभी तो आप आराम से वोट डाल के आइए ना। अभी आराम से डाला है, लेकिन परेशानी हो सकती है बाद में। डीलर के द्वारा मांगी जा रही थी आईडी, डीलर से बोला था जो राशन देता है। हाँ, जो डीलर और फिर धान वगैरह। क्या बोल रहे थे वो? 300-400 आईडी इकट्ठी कर दे दो हमको।
आईडी उन्होंने बोला नहीं कि भाई आज तो वोट डालनी है? ये बोला था कि आपसे मतलब जो कोटा वगैरह होता है ये छीन लिया जाएगा, आईडी नहीं दी तो, और बहुत लोगों को छीन भी चुका है। आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र तो है ना, हमने वोट डाल दिया। पहचान पत्र से किसी भी आईडी से डल सकता है ना वो तो। क्या दिक्कत है उसमें? तो फिर आप ये क्यों कह रही है कि आईडी ले ली और वोट डाल ली? तो प्लानिंग आईडी थी ना, प्लानिंग तो यही थी ना कि वोट न डले। अभी भी कितने गांव सील कर दिए। बताओ कौन से गांव है? ये है गदीपुरा, यहाँ सीकरी मिलाक, सैफपुर, गदीपुरा, डिंगरपुर, तहारपुर जाओ, वोट नहीं डले। नहीं डल। इन महिलाओं ने शोएब रजा से कहा कि प्लानिंग थी लेकिन तो भी वो वोट डालाई। हालांकि इसी बूथ पर बहुत सी मुस्लिम महिलाएं ऐसी भी मिली जिन्होंने कहा कि वोट डालने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। पहचान के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला अफसरों ने उनका नकाब हटवाकर चेहरा देखा, उसके बाद उन्होंने पूरे इत्मीनान से अपने वोट डाले। आप लोग वोट डाले, कैसा लगा वोट डाल के? कोई अंदर परेशानी? अच्छा, एक चेकिंग की बात आ रही थी, चेकिंग किस तरीके से हुई आपकी? चेहरा ढाक, कोई परेशानी आपको? चेकिंग कौन कर रहा था? चेकिंग वही कर रहे थे जो अंदर स्टाफ वही कर रहा। अच्छा, आपको कोई आपत्ति इसमें? नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने कुंदरकी के वीडियो डालकर चुनाव आयोग से शिकायत की कि पुलिस वालों ने वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के बाद भी पुलिस वाले लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं, इसे रोका जाए। चुनाव आयोग ने शिकायतों की जांच की, कुछ जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, कुछ पुलिस वाले वोटर्स के आईडी कार्ड चेक करते हुए मिले, इसलिए एक्शन भी हुआ। मुरादाबाद के एसएसपी ने कहा इस तरह की हरकत करने वाले पुलिस वालों को फौरन ड्यूटी से हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। आज अखिलेश यादव भी दिन भर एक्टिव रहे। उन्होंने कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और पुलिस पर आरोप लगाए और चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हार के डर से बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन जनता योगी की पुलिस से डरेगी नहीं, बीजेपी को हराएगी। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीट समूह की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने कहा कि गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना समाजवादी पार्टी का काम है, लेकिन अब ये लोग अधिकारियों को डराना चाहते हैं। उन पर इल्जाम लगाकर फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूपी में अब ये सब नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम के जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। जब जब वो सरकार में रहे हैं इन्हीं अफसरों को पीटा तक गया है। हमें अच्छी तरह याद है फर्रुखाबाद की घटना। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान को समाजवादी पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मारने का काम किया था। अखबार की फुटेज आप जो कटिंग है निकाल करके देख लीजिए। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यूपी में चुनाव तो हुए 9 सीटों पर, लेकिन
मार पिटाई हुई 100 सीटों के बराबर। शिकायतों का अंबार लग गया। इसकी वजह समझने की जरूरत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने ही 9 सीटों पर बाई इलेक्शन पूरी शिद्दत से लड़ा। योगी को लगता था कि लोकसभा चुनाव में वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे गए, जीत के प्रति आश्वस्त रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर आरक्षण खत्म करने का भूत खड़ा कर दिया, गलत नैरेटिव से डर पैदा कर दिया। इससे नुकसान हुआ। इसीलिए योगी इस बार बाजी पलटना चाहते हैं। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा। जिन 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी की पहले से ही मानी जाती हैं। इससे अखिलेश यादव को लगा अगर 5-6 सीटें जीत ली तो वो हवा बनाएंगे कि 2027 में अखिलेश आ रहे हैं। उन्होंने भी इस चुनाव में पूरी ताकत लगाई। लेकिन बाई इलेक्शन में हार जीत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब माहौल गर्म हो तो कोई खुलकर नहीं बताता कि किसको वोट दिया। महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान कहीं से हंगामे या हिंसा की खबर तो नहीं आई, लेकिन आज वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई बिटकॉइन घोटाले की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर उंगलियां उठाई गई। पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल ने इल्जाम लगाया कि पुणे के 2 पुलिस अफसरों की मदद से बिटकॉइन घोटाला किया गया और इससे मिले 235 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। असल में मामला 6 साल पुराना है, जब अमित भारद्वाज नाम के एक शख्स पर बिटकॉइन घोटाले का इल्जाम लगा था। अमित भारद्वाज पर आरोप लगा था कि उसने लोगों की इन्वेस्टमेंट को रातों रात बढ़ाने के नाम पर बिटकॉइन फर्म में इन्वेस्टमेंट करवाए और फिर पैसे लेकर दुबई भाग गया। इस मामले की जांच पिछले 6 साल से ईडी कर रही थी। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल भी जांच में शामिल थे। हालांकि बाद में उन पर भी बिटकॉइन के एक वॉलेट को गायब करने का इल्जाम लगा। इसके बाद रविंद्र पाटिल 14 महीने जेल में रहे। अब उन्होंने इस मामले में एक गवाह गौरव मेहता के हवाले से सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र पाटिल का दावा है कि उन्हें बिटकॉइन के 235 करोड़ के जिस वॉलेट को गायब करने के इल्जाम में जेल भेजा गया था, वो वॉलेट उस वक्त पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे अमिताभ गुप्ता और डिप्टी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटाके ने गायब किए थे। रविंद्र पाटिल ने दावा किया कि गौरव मेहता ने उनको 4 वॉइस नोट भी भेजे, जिसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता की आवाजें हैं और वो बिटकॉइन को एक्सचेंज करके दुबई से कैश मंगाने की बात कर रहे हैं। एक वॉइस नोट में सुप्रिया सुले की आवाज में यह कहते सुना जा सकता है कि पैसे की सख्त जरूरत है, गौरव मेहता तुम खेल मत करो, पैसे दुबई से लाकर दो। एक और वॉइस नोट में नाना पटोले की आवाज है, जिसमें उस वक्त के पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे अमिताभ गुप्ता से 50 करोड़ मंगाने की बात की जा रही है। रविंद्र पाटिल ने कहा कि जांच एजेंसियां चाहेंगी तो सारे सबूत उनको देने को तैयार है। ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। चूंकि आज महाराष्ट्र में वोटिंग थी, इसलिए जैसे ही बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर इल्जाम लगे तो बीजेपी ने इसका पूरा इस्तेमाल किया, इशू बना दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वॉइस नोट सुनाए जिसमें सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज बताई जा रही है। सिग्नल ऐप पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जिसके मुताबिक गौरव मेहता और दूसरे आरोपियों के बीच हुई बातचीत थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के दामन पर दाग हैं। अब नाना पटोले और सुप्रिया सुले को जवाब देना चाहिए।
हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। ये बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं, कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं। सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और उस सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो, और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सुप्रिया सुले ने रात में ही ट्वीट करके आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा यह उनकी आवाज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी आवाज को कॉपी किया गया है, यह डीप फेक है। बीजेपी वोटिंग से पहले झूठे इल्जाम लगाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सुबह अजित पवार ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज और उनके अंदाज को अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें लगता है कि वायरल वॉइस नोट में इन दोनों की आवाज ही है। हालांकि अजित पवार ने यह भी कहा कि सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। जब विवाद बढ़ा, अजित पवार ने भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो सुप्रिया सुले ने कैमरे पर आकर जवाब दिया। सुप्रिया ने कहा उन्होंने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम यूनिट से कर दी है, सुधांशु त्रिवेदी को क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। सुप्रिया सुले ने कहा सारे इल्जाम झूठे हैं, बीजेपी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगी। अजित पवार के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना। उन्होंने जो जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजित पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच आखिर जांच अधिकारियों को को करनी चाहिए, उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए, और वो अजित पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरि। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी सामने आए। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़े कल कैमरे के सामने पैसे बांटते पकड़े गए, इसलिए बीजेपी ने इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए बिटकॉइन की झूठी कहानी गढ़ी।
नाना पटोले ने कहा 2-4 दिन बाद की बात है, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद बीजेपी को ढंग से सबक सिखाएंगे। मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। अब आज सोशल मीडिया में देखिए सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेराफेरी का इल्जाम गंभीर है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है जिससे मामले की गंभीरता पर शक होता है। पहली नजर में लगता है कि वोटिंग से पहले इस तरह के खुलासे का मकसद सियासी है। इसमें सच कम है, राजनीति ज्यादा है। शरद पवार की बात सही लगती है कि जिस अफसर पर खुद बिटकॉइन बैलेट की चोरी का आरोप हो, जो खुद जेल में रहकर आया हो, उसके आरोपों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? सवाल यह भी है, अगर रविंद्र पाटिल के पास वॉइस नोट पहले से थे, सारे मामले की जानकारी पहले से थी, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? उन्होंने ये खुलासा कल रात को ही क्यों किया? ये जानकारी पुलिस को पहले क्यों नहीं दी? आज टेक्नोलॉजी के जमाने में सब होशियार हैं, सब जानते हैं फोन रिकॉर्ड हो सकता है, इसलिए कोई इस तरह की बातें फोन पर नहीं करता। फिर कोई वॉइस नोट भेजकर पैसे की मांग करेगा, ये बात गले नहीं उतरती। सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि एआई के जरिए उनकी आवाज को कॉपी करके डीप फेक मैसेज क्रिएट किए गए। इसकी संभावना है, ऐसा होता है, आजकल बहुत हो रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ एजेंसीज ने इस बात को कंफर्म किया है कि वॉइस नोट में जो आवाज है वो एआई के जरिए क्रिएट की गई है, लेकिन जब इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग पर अगर इसका असर होना था तो वो तो हो चुका। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की। मंदिर मस्जिद विवाद की बड़ी खबर आई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद असल में पौराणिक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जहां भी जामा मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर था। यह मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी हो गया। असल में कल चंदौसी के सीनियर डिवीजन जज की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने एक पिटीशन फाइल करके संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने और वहां पूजा करने की परमिशन मांगी। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी, इसलिए अब हिंदुओं को मंदिर कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हैरानी की बात है कि सीनियर डिवीजन जज ने 2 ही घंटे में दूसरे पक्ष को सुने बगैर पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और कोर्ट कमिश्नर को जामा मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दे दिया। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन ऑर्डर होने के 2 घंटे के भीतर ही एडवोकेट कमिश्नर हिंदू पक्षकारों को लेकर जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंच गए। उनके साथ संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार भी पुलिस और प्रशासन के दलबल के साथ मस्जिद पहुंचे। जैसी जामा मस्जिद सर्वे की खबर फैली तो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए, सर्वे का विरोध करने लगे। थोड़ी देर के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श
और मस्जिद कमेटी के मेंबर भी जामा मस्जिद पहुंच गए, विरोध कर रहे लोगों को शांत कराया और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 2 घंटे तक जामा मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सर्वे हो जाने के बाद मुस्लिम समुदाय ने इल्जाम लगाया कि न तो कोर्ट ने मस्जिद कमेटी का पक्ष सुना, न एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे से पहले उन्हें कोई नोटिस दिया। उन्हें तो प्रशासन ने बुलाया और कहा कि मस्जिद का सर्वे होना है और वो वहां पहुंच जाएं। संभल के सांसद जियाउर रहमान वक्त ने इल्जाम लगाया कि कुछ बाहरी लोग आकर संभल का माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि मस्जिद में मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, 100 साल पुरानी मस्जिद है। जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इसका आपत्ति हो सके। ये मस्जिद ही मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हालांकि महंत ऋषिराज गिरी के वकील विष्णु जैन ने कहा मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर ही सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद थे। विष्णु जैन ने दावा किया कि हरिहर मंदिर में ही भगवान के अगले अवतार कल्कि अवतार को प्रकट होना है और जामा मस्जिद हरिहर मंदिर की जगह ही बनी है, इसीलिए इस मस्जिद का सर्वे कराया गया है और वो कोर्ट में ये साबित करेंगे कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। जो लीगल प्रोसीजर है सीपीसी के तहत वो ये है कि जब सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे तो वो उनको ऑर्डर की कॉपी, प्लेन की कॉपी और सर्वे जो करने जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और उनके लोग भी सर्वे में रहेंगे। तो वो सारी कंप्लायंसेस वहाँ पे की गई थी। सर्वे में मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे, उनके सामने सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी उनके सामने हुई है। हम लोग जो खाली हाथ गए थे वो सब उनके सामने है और उसके बाद वहाँ पे लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो कोई ये कह दे कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एकदम गलत है। उनको इन्फॉर्म कराया गया, बाकायदा प्लेन की कॉपी रिसीव कराई गई, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी रिसीव कराई गई है और उसके बाद मस्जिद के अंदर घुसे। ये बहुत ही एक हम लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है और जो लास्ट अवतार होना है कल्कि अवतार, तो उसी जगह पे होना है। और यहाँ पे हरिहर मंदिर का निर्माण पूर्व में हो रखा था। उस हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर ने, क्रूर आक्रांता बाबर ने तोड़ दिया और वहाँ पे तथाकथित मस्जिद के निर्माण करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है पुरातत्व विभाग द्वारा, और ये एंट्री नंबर 250 में ASI की लिस्ट में फॉल करता है। आज ASI वहाँ पे पोजेशन में नहीं है, ASI वहाँ पे कब्जे में नहीं है। ये किस तरह का एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है जो ASI अपने मॉन्यूमेंट की कब्जे में नहीं है, ऐसा आप देश में कहीं उदाहरण नहीं देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सिविल सूट दायर किया सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के सामने और उन्होंने वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कल वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई और अभी आगे फर्दर ये कार्रवाई चलेगी। हो सकता है हिंदू पक्ष का दावा सही हो सकता है कि बाबरनामा में इस बात का जिक्र हो कि संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी, लेकिन ये ऐसी अकेली मस्जिद तो नहीं है जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मुगल काल में हजारों मंदिर तोड़े गए। इस हिसाब से झगड़ा करेंगे, सारे पुराने मंदिरों पर दावा करेंगे तो अगले 500 साल इसी विवाद में निकल जाएंगे। मुझे लगता है इस तरह का विवाद उठाने वालों को एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए जो उन्होंने 2.5 साल पहले 2 जून 2022 को कही थी। उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि हजारों मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इनमें से कुछ स्थान हिंदुओं के लिए विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए उन पर दावा करना तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए। ठीक है,
प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक कल के अवतार के प्रकट होने का दावा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि भगवान का एक विशाल मंदिर संबल में ही बनवा रहे हैं। जिसे भगवान कल्कि में आस्था है वो वहां जाकर पूजा कर सकता है। आज यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे, रामलला की आरती की और इसके बाद योगी ने सुग्रीव किले में बनाए गए राजगोपुरम का उद्घाटन किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ को चौड़ा करने के दौरान सुग्रीव किले का मुख्य द्वार तोड़ा गया था। किले के मुख्य द्वार को नए सिरे से बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री ने उसी का अनावरण किया। इसके बाद योगी ने कहा, कुछ लोग हमें बांटने की और समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की उस दुष्ट प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, ये धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या इसलिए जाते हैं कि प्रभु राम का मंदिर बनने के बाद वो अयोध्या नगरी को एक भव्य स्वरूप दे रहे हैं और इसे पर्सनली सुपरवाइज करते हैं। अयोध्या में काफी काम हुआ भी है। इसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का प्लान है। जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या रेलवे स्टेशन है, सरयू तट का ब्यूटिफिकेशन है, अयोध्या की चौड़ी सड़कें और सोलर सिटी का स्वरूप, ये भी सबको नजर आता है। असल में अयोध्या को अध्यात्म की नगरी माना गया है। राम मंदिर का निर्माण होने के बाद यहां लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं। इसलिए जब अयोध्या नगरी पूरी तरह विकसित हो जाएगी तो यहां रहने वालों की समृद्धि भी बढ़ेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए नौजवानों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि दूर दूर तक सिर्फ लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं।
पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया गया है, लेकिन भर्ती शुरू होने से 2 दिन पहले ही बड़ी संख्या में नौजवान पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। कल शाम तक अलग अलग राज्यों से 20,000 युवक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिए पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। एक साथ इतने लोगों के पहुंचने की उम्मीद न प्रशासन ने की थी न आर्मी ने, इसलिए सारे इंतजाम कम पड़ गए। जहां भर्ती का टेस्ट होना था वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आर्मी कैंट का गेट टूट गया। नौजवान गेट तोड़कर अंदर घुस गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, हल्का लाठीचार्ज किया तो भगदड़ मच गई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। अब आर्मी ने दूसरे राज्यों के युवकों से अपील की है कि वो भर्ती के लिए पिथौरागढ़ ना आए। अगर उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना है तो दानापुर में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती होगी। वो अब दानापुर पहुंचे। नौजवानों की भीड़ सबूत है इस बात का कि हमारे देश के युवाओं में फौज में शामिल होने के लिए, देश सेवा करने के लिए कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। और इस भीड़ का एक मतलब यह भी है कि देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी ज़्यादा है। जहां भी भर्ती होती है वहीं भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है।